पिछली वीडियो की में जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि हमने एप्लीकेशंस ऑफ हैश लॉ के बारे में बात करी थी और उसके अंतर्गत हमने लगभग 3 टॉपिक्स क्लियर कर लिया था। अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन, संक्रमण ऊष्मा का परिकलन और संवहन ऊष्मा का परिकलन, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एप्लीकेशंस ऑफ हैश लॉ की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं आज जल योजन ऊष्मा का परिकलन। राइट, 3 डिटर्मिनेशन हमने देख लेते हैं हैश लॉ का उपयोग करते हुए, और आज हम चौथा एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं और वह है हमारा जल योजन ऊष्मा का परिकलन। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी एप्लीकेशंस ऑफ हैश लॉ के अंतर्गत बंधन ऊर्जा का परिकलन भी कर सकते हैं हम, और उदासीनीकरण ऊष्मा का परिकलन भी हैश लॉ के सहायता से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इन 2 टॉपिक्स को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इनकी चर्चा बाद में करेंगे। आज हम देखते हैं जल योजन ऊष्मा का परिकलन हैश नियम के अनुसार कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 1 मोल निर्जल लवण में जल के निश्चित अणु डालकर जल योजित लवण बनने पर, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एनहाइड्रस साल्ट ले रहे हैं और उसमें हम जल का निश्चित अणु मिलाकर जलयोजित लवण बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में जो भी ऊष्मा मुक्त होती है उसे जल योजन ऊष्मा कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जल योजन ऊष्मा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी हम एक निर्जल लवण में जल के निश्चित अणु डालकर जो जल योजित लवण बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो भी ऊष्मा मुक्त हो रही है या परिवर्तित हो रही है वो जल योजन ऊष्मा कहलाती है। यह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है, अर्थात ऊष्मा मुक्त होती है। जल योजन ऊष्मा का मापन विलयन ऊष्मा के द्वारा किया जाता है। 1 मोल पदार्थ को जल के आधिक्य में घोलने पर प्राप्त ऊष्मा परिवर्तन विलयन ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, 1 मोल पदार्थ को जल के आधिक्य में घोलने पर जो भी ऊष्मा परिवर्तन प्राप्त होता है उसे हम विलयन ऊष्मा कहते हैं, और अधिक तनु करने पर कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता। विलयन की एक सांद्रता से दूसरी सांद्रता तक तनु करने पर प्राप्त ऊष्मा परिवर्तन तनुकरण ऊष्मा कहलाती है। इसको बोलते हैं हम हीट ऑफ डाइल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि तनुकरण ऊष्मा या हीट ऑफ डाइल्यूशन 2 समाकल विलयन ऊष्मा के अंतर के बराबर होता है। तो बच्चों, हम यह बात कर रहे हैं जल योजन ऊष्मा का परिकलन, लेकिन जल योजन ऊष्मा के साथ साथ ही जुड़े हुए हमने आपको कई तरह के ऊष्मा यहाँ पे बता दी है, जैसे विलयन ऊष्मा, तनुकरण ऊष्मा आदि। राइट, विलय के 1 मोल को विलायक की निश्चित मात्रा में घोलने पर एंथैल्पी परिवर्तन समाकल विलयन ऊष्मा कहलाता है। तो इन चीज़ों का, जितने भी बातें बता रहा हूँ उनका ध्यान रखना। हमने स्टार्ट किया था जल योजन ऊष्मा से, उसके पश्चात हम कहाँ पहुँचे हैं, विलयन ऊष्मा के बाद। विलयन ऊष्मा को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है,
कि डाइल्यूशन उष्मा भी होता है, और हीट ऑफ डाइल्यूशन या तनुकरण उष्मा किसके बराबर होता है? 2 समाकल विलयन उष्मा। अब ये समाकल विलयन उष्मा क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो एक से दूसरा डेफिनेशन अपने आप ही स्वतः निकलते जाता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखें। राइट, यदि निर्जल व जलयोजित लवणों की अलग अलग विलयन उष्माएं ज्ञात हों, ठीक है, नोटिस कीजिएगा, निर्जल और जलयोजित लवणों की अलग अलग विलयन उष्माएं ज्ञात हो, तब हेस नियम से या हेस नियम की सहायता से जलयोजन उष्मा परिकलित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बात करी? निर्जल और जलयोजित लवणों की विलयन उष्मा अलग अलग ज्ञात हो, तो हम यहाँ पे लेते हैं निर्जल Na2SO4। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर, निर्जल Na2SO4 सोडियम सल्फेट की जलयोजन उष्मा निम्न प्रकार परिकलित की जाती है। निर्जल सोडियम सल्फेट की हमें क्या निकालना है? जलयोजन उष्मा। ठीक है, ये हमें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले Na2SO4, इसके अंदर हम जल की निश्चित अणु का मिलाते हैं। जैसे मान लिया हमने 10H2 मिला दिया, ये क्या है आपका? सॉलिड है, ठोस है, और ये आपका लिक्विड है। और इससे हमें क्या मिलता है? Na2SO4.10H2। ठीक है, ये आपका निर्जल साल्ट लवण और ये जलयोजित लवण हो गया आपका, है ना। और ये जो फॉर्म होता है वो होगा सॉलिड। और इस प्रक्रिया में डेल एच का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। निर्जल लवण से जलयोजित लवण प्राप्त करते हैं, तो इस दौरान इस प्रक्रिया में जो भी उष्मा परिवर्तन हो रहा है, या यहाँ पे जैसे कि हमें मालूम है कि यह एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो इस प्रक्रिया में उष्मा मुक्त होती है। तो जब भी उष्मा परिवर्तन होता है उसे हम जलयोजन उष्मा कहते हैं। यहाँ निर्जल व जलयोजित Na2SO4 की यहाँ निर्जल व जलयोजित Na2SO4, यहाँ निर्जल और जलयोजित Na2SO4 की इसको क्या विलयन उष्मा की आवश्यकता होगी, यह ज्ञात होना हमारा जरूरी है। और इनके जो मान हैं वो क्रमशः हैं -2.3 किलोजूल, और दूसरे का मान है आपका 79.0 किलोजूल। ठीक है, निर्जल Na2SO4 की विलयन उष्मा और जलयोजित Na2SO4 की विलयन उष्मा, इसका मान हमें प्राप्त होना चाहिए या ज्ञात होना चाहिए, तभी हम आगे जलयोजन उष्मा निकाल सकते हैं इस प्रक्रिया का। ठीक है, अब स्टार्ट। Na2SO4 ये आपका सॉलिड ही है, तो लवण है, तो हम इसको सुना लेते हैं Na2SO4 सॉलिड प्लस जलीय जल, इससे क्या बनेगा आपका? Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन बन गया हमारा यहाँ पर। और इस प्रक्रिया में जो उष्मा मुक्त हुई वो होता है -2.30 किलोजूल।
विलयन उष्मा कहते हैं इसको। इसी प्रकार जलयोजित लवण मतलब Na2SO4 10H2O, जब इसको हम जल में मिलाते हैं एक्वस, तो क्या प्राप्त होगा हमें? Na2SO4 एक्वस। और ऐसी स्थिति में जो है उष्मा अवशोषित हो रही है यहाँ पर 79.0 किलो जूल। राइट, इससे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ सपोज दैट Na2SO4 solid plus 10H2O लिक्विड, इससे जो आपका बन रहा है जलयोजित लवण Na2SO4 10H2O, यहाँ माना कि H जो है वो x किलो जूल है। नेक्स्ट जो जलयोजित लवण है Na2SO4 10H2O प्लस एक्वस Na2SO4 एक्वस, यहाँ पे जैसा कि हमने ऊपर देखा है इक्वेशन नंबर 2 में जो ऊष्मा परिवर्तन है वह है प्लस 79.00 किलो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को यदि हम जोड़ दें तो हम क्या प्राप्त होगा? इनको जोड़कर देख लीजिए, ये तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? Na2SO4 सॉलिड प्लस एक्वस और इससे Na2SO4 एक्वस और डेल एच का जो मान होगा वो x प्लस 79.0 किलो, ये वैल्यू हमारा x का प्राप्त हो गया। इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं 3। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 की तुलना करें। समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, समीकरण नंबर 3 हमारा ये है। इन दोनों की तुलना करते हैं तो हम क्या पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है समीकरण नंबर इक्वेशन, ये जो है दोनों एक समान है। और चूँकि इस समीकरण में डेल एच का मान इतना है, इसलिए इस समीकरण में भी डेल एच का मान भी इतना होगा, अर्थात x प्लस 79.0 किलो जूल इज इक्वल टू माइनस 2.3 किलो जूल। और इससे x का जो मान है x इज इक्वल टू माइनस वैल्यू है माइनस 2.30 माइनस 79.0 किलो जूल इक्वल टू लगभग हो जाएगा ये 81 पॉइंट माइनस का दिस इक्वल टू माइनस 81.30 किलो। ठीक है, अर्थात स्पष्ट है कि Na2SO4 की जलयोजित ऊष्मा माइनस 81.30 किलो जूल होगी। और इस प्रकार से हम इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स,
इस प्रकार से जब भी एग्ज़ाम में आपको हेस इक्वेशन के एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाए तो आपको मुख्य रूप से जो मैंने ये 4 एप्लीकेशंस करवाई हैं उनकी विवेचना करना है कॉपी के अंदर उन लोग, और आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे N2SO4 का एग्जाम्पल लिया है, आपको जो भी इजी लगे वो एग्जाम्पल चूज़ कर सकते हो। तो हर केस में किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू, किसी एक इक्वेशन के थ्रू आपको समझाना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ से हम बंधन ऊर्जा की परिकलन कर सकते हैं, दार्शनिक ऊष्मा को भी हम परिकलन कर सकते हैं। यहाँ हम इसके बारे में हेस लॉ के एप्लीकेशंस के अंदर इसको हम डिस्कस नहीं करते हुए इसको हम फुल बड़े रूप में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो को ध्यान से देखें। आवाज़ में अगर कोई ऑडियो प्रॉब्लम लग रहा हो तो कृपया हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करें, आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।